नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नायर 451 में। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी बेटों वाली विधवा। पंडित अयोध्यानाथ का देहांत हुआ था तो सामने कहा ईश्वर आदमी कि ऐसी ही मौत दे। 4 जवान बेटे थे, एक लड़की। चारों लड़कों के विवाह हो चुके थे, केवल लड़की कंवारी थी। संपत्ति भी काफ़ी छोटी थी, एक पक्का मकान, 2 बगीचे, कई हजार के गहने और 20,000 नगद। विधवा फूलमती को शौक तो हुआ और कई दिन तक बेहाल पड़ी रही, लेकिन जवान बेटों को सामने देखकर उसे ढांढस हुआ। चारों लड़कों एक से एक सुशील, चारों बहुएं एक से एक बढ़कर आज्ञाकारी। जब वह रात को लेटती तो चारों बारी बारी से उसके पांव दबाती। वह स्नान करके उठती तो उसकी साड़ी झाड़ती। सारा घर उसके इशारे पर चलता था। बड़ा लड़का कमाता, एक दफ्तर में 50 रुपये पर नौकरी था। छोटा उमानाथ डॉक्टरी के पास कर चुका था और कहीं औषधालय खोलने की फिक्र में था। तीसरा दयानाथ बीए में फेल हो गया था और पत्रिकाओं में लेख लिखकर कुछ न कुछ कमा लेता था। चौथा सीतानाथ चारों में से सबसे सुग्राह बुद्धि और होनहार था और अब की साल बीए प्रथम श्रेणी में पास करके एमए की तैयारी में लगा हुआ था। किसी लड़के में वह दुर्देशन व छेलापन व लुटाऊपन ना था जो माता पिता को जलाता और कुल मर्यादा को डुबाता है। फूलमती घर की मालकिन थी, क्योंकि कुंजिया बड़ी बहू के पास रहती थी। बुढ़िया में वह अधिकार प्रेम न था जो वृद्धजनों को कटु और कलहशील बना दिया करता है, किंतु उसकी इच्छा के बिना कोई बालक मिठाई तक न मांग सकता था। संध्या हो गई थी। पंडित को मरे आज 12वां दिन था, कल 13वीं है। वहाँ भोज होगा, बिरादरी के लोग निमंत्रित होंगे, उसी की तैयारी हो रही थी। फूलमती अपनी टोकरी में बैठी देख रही थी। पल्लेदार बोरे में आटा लाकर रख रहे हैं, घी के टीन आ रहे हैं, साग भाजी के टोकरे, शक्कर की बोरियां, दही के मटके चले आ रहे हैं। महापात्र के लिए दान की चीज़ें लाई गई, बर्तन, कपड़े, पलंग, बिछावना, छाते, जूते, छड़ियाँ, लालटेनें आदि, किंतु फूलमती को कोई चीज़ नहीं दिखाई गई। नियमानुसार ये सब सामान उसके पास आना चाहिए था। वह प्रत्येक वस्तु को देखती, उसे पसंद करती, उसकी मात्रा में कमी बेजी का फैसला करती, तब इन चीज़ों को भंडारे में रखा जाता। क्यों उसे दिखाना और उसकी राय लेने की जरूरत नहीं समझी गई। अच्छा, वह आटा 3 ही बोरा क्यों आया? उसने तो 5 बोरों के लिए कहा था। घी भी 5 की कनस्तर है, उसने तो 10 कनस्तर मंगवाए थे। इसी तरह साग भाजी, शक्कर, दही आदि में भी कमी की गई होगी। किसने उसके हुक्म में हस्तक्षेप न किया? जब उसने एक बात तय कर दी तब किसी उसको हटाने बढ़ाने का अधिकार नहीं है। आज 40 वर्षों से घर के प्रत्येक मामले में फूलमती की बात सर्वमान्य थी। उसने 100 कहा तो 100 खर्च किए गए, 1 कहा तो 1। किसी ने मीन मेक ना की। यहाँ तक कि पंडित अयोध्यानाथ भी उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ ना करते थे, पर आज उसकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उसके हुक्म की उपेक्षा की जा रही है। इसे वह क्यों कर स्वीकार कर सकती है? कुछ देर तक तो वह जब्त किए बैठी रही, पर अंत में ना रहा गया। सावध शासन उसका स्वभाव हो गया था। वह क्रोध में भरी हुई आई और कामतानाथ से बोली, क्या आटा 3 ही बोरे लाए हैं? मैंने तो 5 बोरों के लिए कहा था और घी भी 5 टीन ही मंगवाया। तुम्हें याद है मैंने 10 कनस्तर कहा था। किफ़ायत को मैं बुरा नहीं समझती, लेकिन जिसने यह कुआं खोदा उसी की आत्मा पानी को तरसे। यह कितनी लज्जा की बात है। क्या कायमानाथ ने क्षमा याचना ना की, अपनी भूल भी स्वीकार ना की, लज्जित भी नहीं हुआ? 1 मिनट तो विद्रोह भाव से खड़ा रहा, फिर बोला, हम लोगों की सलाह 3 ही बोरों की हुई और 3 बोरों के लिए 5 टीन घी काफ़ी था। इसी हिसाब से और चीज़ें भी कम कर दी गई।
फूलमती उग्र होकर बोली, किसकी राय से आटा कम किया गया? हम लोगों की राय से। तो मेरी राय कोई चीज़ नहीं है। है क्यों नहीं, लेकिन अपना हानि लाभ तो हम समझते हैं। फूलमती हक्की बक्की होकर उसका मुंह ताकने लगी। इस वाक्य का आशय उसकी समझ में ना आया। अपना हानि लाभ, अपने घर में हानि लाभ की जिम्मेदारी वह आप है। दूसरों को, चाहे वे उसके पेट के जन्मे पुत्र ही क्यों ना हो, उसके कर्मों में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है? यह लौंडा तो इस ठिठाई से जवाब दे रहा है मानो उसी का घर हो, उसी ने मर मर कर गृहस्थी जोड़ी है। मैं तो गैर हूँ, जरा इसकी हेकड़ी तो देखो, उसने तमतमाए हुए मुख से कहा। मेरी हानि लाभ के जिम्मेदार तुम नहीं हो। मुझे अख्तियार है, जो उचित समझूं वही करूं। अभी जाकर 2 बोरे आटा और 5 टीन घी के लाओ, और आगे के लिए खबरदार जो किसी ने मेरी बात काटी। अपने विचार में उसने काफ़ी तंबीही कर दी थी। शायद इतनी कठोरता अनावश्यक थी। उसे अपनी उग्रता पर खेद हुआ। लड़के ही तो हैं, समझे होंगे, कुछ किफ़ायती करनी चाहिए। मुझसे इसलिए ना पूछा होगा कि अम्मा तो खुद हर के काम में किफ़ायत करती हैं। अगर इन्हें मालूम होता कि इस काम में किफ़ायत पसंद ना करूँगी तो कभी इन्हें मेरी उपेक्षा करने का साहस ना होता। यद्यपि काम तनात अब भी उसी जगह खड़ा रहा, और उसकी भावभंगिसा से ऐसे ज्ञात होता था कि इस आज्ञा का पालन करने के लिए वह बहुत उत्सुक नहीं था। पर फूलमती निश्चय होकर अपनी कोठरी में चली गई। इतनी तंबीह पर भी किसी को अवज्ञा करने की सामर्थ्य हो सकती है, इसकी संभावना का ध्यान भी उसे ना आया। पर जो जो समय बीतने लगा, उस पर यह हकीकत खुलने लगी कि इस घर में अब उसकी वह हैसियत नहीं रही जो 10-12 दिन पहले थी। संबंधियों के यहाँ के नवते में शक्कर, मिठाई, दही, अचार आदि आ रहे थे। बड़ी बहू इन वस्तुओं को स्वाभिमान भाव से संभाल संभाल कर रख रही थी। कोई भी उससे पूछने नहीं आता। बिरादरी के लोग जो कुछ पूछते हैं कामतनात से या बड़ी बहू से, कामतनात कहाँ का बड़ा इंतजाम कार है। रात दिन भंगे पिए पड़ा रहता है, किसी तरह रो धोकर दफ्तर चला जाता है। उसमें भी महीने में 15 नागों से काम नहीं होते। वह तो कहो साहब पंडित जी का लिहाज करता है, नहीं अब तक कभी का निकाल देता। और बड़ी बहू जैसे फूड औरत भला इन बातों को क्या समझेगी? अपने कपड़े लत्ते तक तो जतन से रख नहीं सकती, चली है गृहस्थी चलाने। भद होगी और क्या, सब मिलकर कुल की नाक कटवाएंगे। वक्त पर कोई ना कोई चीज़ कम हो जाएगी। इन कामों को लिए बड़ा अनुभव चाहिए। कोई चीज़ तो इतनी बन जाएगी कि मारी मारी फिरेंगे, कोई चीज़ इतनी कम बनेगी कि किसी पत्तल पर पहुँचेगी, किसी पर नहीं। आखिर इन सबों को क्या हो गया है? अच्छा बहू तिजोरी क्यों खोल रही है? वह मेरे आज्ञा के बिना तिजोरी खोलने वाली कौन होती है? कुंजी उसके पास है अवश्य, लेकिन जब तक मैं रुपए ना निकालूंगी तिजोरी नहीं खुलती। आज तो इस तरह खोल रही है मानो मैं कुछ हुई नहीं। यह मुझसे बर्दाश्त ना होगा। वह झमझमाकर उठी और बहू के पास जाकर कठोर स्वर में बोली, तिजोरी क्यों खोलती हो बहू? मैंने तो खोलने को नहीं कहा। बड़ी बहू निसंकोच भाव से उत्तर दिया, बाजार से सामान आया है तो दाम ना दिया जाएगा। कौन चीज़ किस भाव में आई है और कितनी आई है यह मुझे कुछ नहीं मालूम। जब तक हिसाब किताब ना हो जाए रुपए कैसे दे जाए? हिसाब किताब सब हो गया है। किसने कहा? किसने किया? अब मैं क्या जानूँ किसने किया? जाकर मर्दों से पूछो। मुझे हुक्म मिला रुपए लाने का, दे दो, रुपए लिए जाती हूँ। फूलमती खून का घूंट पीकर रह गई। इस वक्त बिगड़ने का अवसर ना था। घर में मेहमान स्त्री पुरुष भरे हुए थे। अगर इस वक्त उसने लड़कों को डांटा तो लोग यही कहेंगे कि इनके घर में पंडित जी के मरते ही फूट पड़ गई। दिल पर पत्थर रखकर फिर अपनी कोठरी में चली गई। जब मेहमान विदा हो जाएंगे तब वह एक एक की खबर लेगी। तब देखेगी कौन उसके सामने आता है और क्या कहता है। इनकी सारी चौकड़ी भुला देगी। किंतु कोठरी के एकांत में भी वह निश्चय ना बैठी थी।
सारी परिस्थिति को गिद्ध दृष्टि से देख रही थी। कहाँ सत्कार का कौन सा नियम भंग होता है, कहाँ मर्यादाओं की उपेक्षा की जाती है। भोज आरंभ हो गया है। सारी बिरादरी एक साथ पंगत में बैठी दी गई है। आंगन में मुश्किल से 200 आदमी बैठ सकते हैं। ये 500 इतने आदमी इतनी सी जगह में कैसे बैठ जाएंगे? क्या आदमी के ऊपर आदमी बिठाए जाएंगे? 2 पंक्तों में लोग बिठाए जाते हैं तो क्या बुराई हो जाती है? यही तो होता है कि 12 बजे की जगह भेज दो, 2 बजे समाप्त होता है। मगर यहाँ तो सबको सोने की जल्दी पड़ी हुई है। किसी तरह यह भला सिर से टले और चैन से सोए। लोग कितने सटकर बैठे हुए हैं कि किसी को हिलने की भी जगह नहीं है। पत्तल एक पर एक रखे हुए पूरियाँ ठंडी हो गई है। लोग गरम गरम मांग रहे हैं। मैदे की पूरियाँ ठंडी होकर चिमड़ी हो जाती है। इन्हें कौन खाएगा? रसोइये को कड़वाह पर नशे ना जाने क्यों उठा दिया गया। यही सब बातें नाक काटने की हैं। सहसा शोर मचा। तरकारियों में नमक नहीं। बड़ी बहुत जल्दी जल्दी नमक पीसने लगी। फूलमती क्रोध के मारे ओ चंबा रही थी, पर इस अवसर पर मुंह ना खोल सकती थी। बोरे भर नमक पिसा और पतलों पर डाला गया। इतने में फिर शोर मचा। पानी गरम, ठंडा पानी लाओ। ठंडे पानी का कोई प्रबंध न था। बर्फ़ भी ना मंगवाई गई। आदमी बाजार दौड़ाया गया, मगर बाजार में इतनी रात गए बर्फ़ कहाँ? आदमी खाली हाथ लौट आया। मेहमानों को वही नल का गर्म पानी पीने पड़ा। फूलमती का बस चलता तो लड़कों का मुंह नोच लेती। ऐसी छिल्ला लेदर उसके घर में कभी ना हुई थी। उस पर सब मालिक बनने के लिए मरते हैं। बर्फ़ जैसी ज़रूरत चीज़ मंगवाने की भी किसी को सुविधा ना थी। सुधी कहाँ से रह जाए जब किसी को गफ लड़ाने से फुर्सत ना मिले। मेहमान अपने दिल में क्या कहेंगे कि चले हैं बिरादरी को बोझ देने और घर में बर्फ़ तक नहीं। अच्छा, फिर यह हलचल क्यों मच गई? अरे लोग पंगत से उठे जा रहे हैं, क्या मामला है? फूलमती उदासीन ना रह सकी। कोठरी से निकलकर बरामदे में आई और कामतानाथ से पूछा, क्या बात है? हो गया लल्ला? लोग उठे क्यों जा रहे हैं? कामता ने कोई जवाब ना दिया, वहाँ से खिसक गया। फूलमती झुककर रह गई। सहसा कहानीर मिल गई। फूलमती ने उससे भी यह प्रश्न किया। मालूम हुआ किसी के शोरबे में मरी हुई चूहियाँ निकल आई। फूलमती चित्रलिखित सी वहीं खड़ी रह गई। भीतर ऐसे उबाल उठा कि दीवार से सिर टकरा ले। अभागे भोज का प्रबंध करने चले थे। इस फूडपन की कोई हद है? कितने आदमियों का धर्म सत्यानाश हो गया। फिर पंगत क्यों ना उठ जाए? आंखों से देखकर अपना धर्म कौन गंवाएगा? हाँ, सारा किया धरा मिट्टी में मिल गया। सैकड़ों रुपये पर पानी फिर गया। बदनामी हुई वह अलग। मेहमान उठ चुके। पत्तलों पर खाना ज्यों का तो पड़ा हुआ था। चारों लड़के आंगन में लज्जित खड़े थे, एक दूसरे को इल्जाम दे रहे थे। बड़ी बहू अपनी देवरानी पर बिगड़ रही थी। देवरानियाँ सारा दोष कुमुद के सिर डालती थी। कुमुद खड़ी रो रही थी। उसी वक्त फूलमती झल्ली हुई आकर बोली, मुंह में कालिक लगी है कि ये नहीं, यह अभी कुछ कसर बाकी है। डूब मरो सब के सब जाकर चिल्लू भर पानी में। शहर में कहीं मुंह दिखाने लायक भी ना रहे। किसी लड़के ने जवाब ना दिया। फूलमती भी और भी प्रचंड होकर बोली, तुम लोगों को क्या किसी को शर्म हाय तो नहीं है? आत्मा तो उनकी रो रही है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी घर की मर्जाद बनाने में खराब कर दी। उनकी पवित्र आत्मा को तुमने यूँ कलंकित किया। शहर में धुड़ी धुड़ी हो रही है। अब कोई तुम्हारे द्वार पर पेशाब करने तो आएगा नहीं। कामतानाथ कुछ देर तक तो चुप खड़ा सुनता रहा। आखिर झुंझला कर बोला, अच्छा अब चुप रहो अम्मा, भूल हुई, हम सब मानते हैं बड़ी भयंकर भूल हुई है, लेकिन अब क्या उसके लिए घर के प्राणियों का हलाल कर डालोगी? सभी से भूले होती है। आदमी पछता कर रह जाता है, किसी की जान तो नहीं मारी जाती। बड़ी बहू ने अपनी सफाई दी। हम क्या जानते थे कि बीवी कुमुद से इतना सा काम भी ना होगा। इन्हें चाहिए था कि देखकर तरकारी कढ़ावा में डाल दी, टोकरी उठाकर कढ़ावा में डाल दी। हमारा क्या दोष? कामतानाथ ने पत्नी को डांटा। इसमें
ना कुमुद का कसूर है, ना तुम्हारा ना मेरा, संयोग की बात है। बदनामी भाग में लिखी थी वह हुई। इतने बड़े भोज में एक एक मुट्ठी तरकारी कढ़ाओं में नहीं डाली हो जाती, टोकरे के टोकरे उड़ेल दिए जाते हैं। कभी कभी ऐसी दुर्घटना होती है, पर इसमें कैसी जग हंसाई और कैसी नक कटाई। तुम खामखा जले पर नमक छिड़कती हो। फूलमती ने दांत पीस कर कहा, शर्माते तो नहीं, उल्टे और बेहिया की बातें करते हो। कामतानाथ निसंकोच होकर कहा, शर्माऊं क्यों, किसी की चोरी की है? चीनी में चीटी और आटे में घुन या नहीं देख जाते? पहले हमारी निगाह ना पड़ी, बस यही बात बिगड़ गई। नहीं, चुपके से चुईयाँ निकाल कर फेंक देते, किसी को खबर भी ना होती। फूलमती ने चकित होकर कहा, क्या कहता है? मरी चुईयाँ खिलाकर सबका धर्म बिगाड़ देता? कामता हंसकर बोला, क्या पुराने जमाने की बातें करती हो अम्मा? इन बातों से धर्म नहीं जाता। यह धर्मात्मा लोग जो पत्तल पर से उठ गए हैं, इनमें से कौन है जो भेड़ बकरी का मांस ना खाता हो? तालाब के कछुए और घोंघे तक तो किसी से बचते नहीं, जरा सी चुईयाँ में क्या रखा था? फूलमती का ऐसा प्रतीत हुआ कि अब परले आने से बहुत देर नहीं। जब पढ़े लिखे आदमियों के मन में ऐसे अधार्मिक भाव आने लगे, तो फिर धर्म की भगवान ही रक्षा करें। अपना सा मुँह लेकर चली गई। 2 महीने गुजर गए। रात का समय है। चारों भाई दिन के काम में छुट्टी पाकर कमरे में बैठे गपशप कर रहे थे। बड़ी बहू भी षड्यंत्र में शरीक है। खुशू कुमुद के विवाह का प्रश्न छिड़ा हुआ है। कामतानाथ ने मन पसंद पर टेक लगाते हुए कहा, दादा की बात दादा के साथ गई। पंडित विद्वान भी है और कुलीन भी होंगे, लेकिन जो आदमी अपनी विद्या और कुलीनता को रुपयों पर बेचे वह नीच है। ऐसे नीच आदमी के लड़के से हम कुमुद का विवाह सेत में भी ना करेंगे। 5,000 तो ही दूर की बात है। उसे बताओ दत्ता और किसी दूसरे वर्ग की तलाश करो। हमारे पास कुल 20,000 ही है, तो एक एक के हिस्से में 5-5 हज़ार आते हैं। 5,000 दहेज में दे दे और 5,000 नेक न्योछावर बाजे गाजे में उड़ा दें, तो फिर हमारी बंधिया ही बैठ जाएगी। उमानाथ बोले, मुझे अपना औषधालय खोलने के लिए कम से कम 5,000 की ज़रूरत है। मैं अपने हिस्से में से 1 पाई भी नहीं दे सकता। फिर खुलते ही आमदनी तो होगी नहीं, कम से कम साल भर घर में खाना पड़ेगा। दयानाथ एक समाचार पत्र देख रहे थे। आंखों से ऐनक उतारते हुए बोले, मेरा विचार भी एक पत्र निकालने का है। प्रेस और पत्र में कम से कम 10,000 का कैपिटल चाहिए। 5,000 मेरे रहेंगे तो कोई ना कोई साझेदार भी मिल जाएगा। पत्रों में लेख लिखवाकर मेरा निर्वाह नहीं हो सकता। कामतानाथ ने सिर हिलाते हुए कहा, अजी राम भज्जो सेत में कोई लेख छपता नहीं, रुपये कौन देता है? दयानाथ ने प्रतिवाद किया, नहीं यह बात तो नहीं है। मैं तो कहीं भी बिना पेशगी पुरस्कार ले नहीं लिखता। कामता ने जैसे अपने शब्द वापस लिए, तुम्हारी बात मैं नहीं कहता भाई, तुम तो थोड़ा बहुत मार लेते हो, लेकिन सबको तो नहीं मिलता। बड़ी बहू ने श्रद्धा भाव से कहा, कन्या भगवान भाग्यवान तो दरिद्रता घर में भी सुखी ना रह सकी, अभागी हो तो राजा के घर में भी रोएगी। यह सब नसीबों का खेल है। कामतानाथ ने स्त्री की ओर प्रशंसा भाव से देखा। फिर इसी साल हमें सीता का विवाह भी करना है। सीतानाथ सबसे छोटा था। सिर झुकाए भाइयों की स्वार्थ भरी बातें सुन सुनकर कुछ कहने के लिए उतावला हो रहा था। अपना नाम सुनते ही बोला, मेरा विवाह की आप लोग चिंता ना करें। मैं जब तक किसी धंधे पर ना लग जाऊंगा, विवाह का नाम भी ना लूँगा। और सच पूछे तो मैं विवाह करना ही नहीं चाहता।